सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 4 देख रहे हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब बात करते हैं हम जाति और राजनीति की। अब जाति देखिए, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, तो जातिगत असमानताएं हमारे यहाँ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जातिगत असमानताएं जहां पर आती है, जाति पर आधारित विभाजन से भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। अगर आप कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, तो वहां पर आपको ये नहीं होगा कि भाई ये अनटचेबल, इसको छू मत, ये जो है वैश्य आदमी है, ये क्षत्रिय है, लड़ने केवल यही जाएगा। ऐसा नहीं है, वहां पर अलग तरीके का विभाजन है। जैसे अगर आप ईरान में चले जाइए, तो ईरान में आपको शिया सुन्नी मुस्लिम्स मिलेंगे, वहां कोई अनटचेबल नहीं है, वहां कोई जातिगत असमानताएं नहीं है। हिंदुस्तान में ही आपको जातिगत असमानताएं मिलती है। और जो अन्य जैसे लिंग और धर्म के विपरीत जाति विभाजन भारत के लिए बड़ा विशेष है, क्योंकि ये हमारे यहाँ ही मिलता है, जाति हमारे यहाँ ही है केवल। तो अधिकांश समाजों में व्यवसायों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित किया जाता है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, क्या आपका बच्चा बनेगा, आपके घर में माँ बाप डॉक्टर है, तो आप अमूमन डॉक्टर बनेंगे। एक फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बनता है, नॉर्मली हमने देखा है। तो ये होता है कि आप अपना जो व्यवसाय है वो हमेशा तो नहीं, लेकिन अमूमन ट्रांसफर होता है आपके बच्चों को, वो बच्चा दूसरे को करेगा, इस तरीके से हो जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि भाई हमारी चीजें व्यवसाय ट्रांसफर हो रहा है, तो जाति व्यवस्था बहिष्कृत समूहों के खिलाफ भेदभाव के आधार पर है। यानी अगर मान लीजिए ये साहब है, ये पुराने जमाने से गंदा साफ करते आ रहे हैं, ये देखिए महिला जो है ये गंदा उठा रही है, तो इनके बच्चे भी गंदा उठाएंगे, ये इनके आगे की पीढ़ी भी गंदा उठाएंगे। तो अगर इनके बच्चे कोई आईएएस भी बन जाता है, कोई सरकारी महकमे भी आ जाता है, तब भी उसको अनटचेबल समझना, इसी को हम जाति व्यवस्था कहते हैं। तो वह वर्ण व्यवस्था जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन एक चीज इससे पहले बता देता हूं कि जो जाति समूह है आज भी हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि हमारा परिवार है, हमको कहीं भी शादी नहीं करने देगा। अगर मैं मुसलमान हूं तो कभी भी हिंदू के घर में शादी नहीं कर सकता, हमारा परिवार हमारे खिलाफ हो जाएगा। अगर मैं कहीं क्षत्रिय हूं, मैं किसी भी दलित से शादी कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो ये धारणा हमारे यहाँ है, और ये पारिवारिक और सामुदायिक लेवल पे है, लोग हमारे पास है। क्योंकि होता क्या है, कोई भी आयोजन होगा, मान लीजिए ब्राह्मण आयोजन कर रहे हैं और दलित को बुलाया हुआ है, तो दलित ब्राह्मण के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, ये चीज अभी तक चली आ रही है। तो वर्ण व्यवस्था की मैं बात करता हूँ। वर्ण व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके बाद आता है दलित। तो ये जाति समूह में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें जो अंत्यज होते हैं, जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। यानी कि जो शूद्र है और जो दलित है, यानी जो सबसे निचले दर में आते हैं, जो वर्ण व्यवस्था बनी आ रही है, चली आ रही है, उसमें इनके साथ बहुत खराब व्यवहार होता है। बस ये बड़ी बुरी बात है। वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का जो पदक्रम, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से एक जो पार्टीशन है, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे रहेंगे। यानी कोई दलित कितना भी क्वालिटी वाला क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कितना भी आईक्यू उसका अच्छा क्यों ना हो, वो समाज में दलित ही माना जाएगा। और जो ब्राह्मण है, चाहे वो उनमें स्किल ना हो किसी में, लेकिन वो ब्राह्मण ही रहेगा। तो यहाँ पर एक पार्टीशन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भारत में अलग अलग समूह हैं, विभिन्न समूह हैं, उनकी आबादी कितनी है। जैसे हिंदू है 80.5%, मुसलमान है 30.4%, और ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बाकी सबकी भी है यहाँ पर। लेकिन हिंदू मेजॉरिटी में है, सेकंड माइनॉरिटी आपकी मुस्लिम की है, फिर ईसाई है, फिर सिख है। अब इसमें कई लोगों ने क्या है, बात फैला दी, कई राजनीतिज्ञों ने बात फैला दी कि ऐसा है, हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है और मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। यहाँ पर इसमें क्लियर दिया हुआ है कि भाई ये दोनों की पॉपुलेशन में कुछ समय बाद क्या होगा, मुसलमान जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो हिंदुओं के ऊपर राज करेंगे। तो ये राजनीतिज्ञों ने या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये धारणा फैला दी, और यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि ये गलत है, बहुत साल लग जाएंगे। और क्योंकि सभी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, केवल मुसलमानों की नहीं, सभी जो अल्पसंख्यक है सबकी पॉपुलेशन हल्की हल्की बढ़ रही है, लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत कम है बढ़ने का। और हिंदुओं की पॉपुलेशन उतनी कम नहीं हो रही है, केवल शायद 0.03 ऐसे 0.02% कम हुई है, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज उसमें बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर
छोटे लेवल पे दी हुई है, ये सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या है कि जो हमारी आबादी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें, तो हमारी जो पिछड़ी जाति है यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनका हिस्सा 2/3 हमारे पूरे पॉपुलेशन में, हिंदुस्तान की जितनी पॉपुलेशन है 2/3 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियां हैं। लेकिन केवल हिंदुओं की बात करें, ये पूरे पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, हिंदुओं की बात करें तो इसमें 3/4 पॉपुलेशन जो है किसकी है, हिंदुओं को आबादी में लगभग ये इनकी पॉपुलेशन, SC ST OBC की पॉपुलेशन कितनी है, 3/4 है। तो ये अलग अलग समय के लिए हुए जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग समय के लिए हुए हैं। तो अगर आप 2010 में देख रहे हैं, 2020 में देख रहे हैं तो आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन अब आमतौर पे आप मान सकते हैं कि 80+% हिंदू है, करीबन 13.5 प्लस आपके मुसलमान हैं, बाकी ईसाई 2%, सिख करीबन 2%। अब आंशिक रूप से उनके जो प्रयास है, जैसे मैंने बताया ना कि जाति व्यवस्था एकदम दिमाग में घुसी हुई है लोगों की, समाज की तरफ से चल रही है। तो लेकिन परिवर्तन हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे परिवर्तन नहीं हुए, सामाजिक तौर पे परिवर्तन हुए, कई लोगों ने प्रयास किए। तो आज जो हमारी जातियां हैं, जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन मतलब पहले गांव में बहुत सारे गांव हुआ करते थे, अब बहुत सारे जो गांव है वो शहर हो गए, और बहुत सारे शहर जो हो गए मेट्रोपॉलिटन हो गए। वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी रोटी खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, साक्षरता और शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, सब पढ़ लिख गए हैं। जब पढ़ाई लिखाई हम कर लेते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये वर्ण व्यवस्था सब बनाई हुई चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यहाँ से वहां घूमना नौकरी के सिलसिले में, ऐसे कास्ट हायरार्की की जो पुरानी, जो वर्ण व्यवस्था की जो पुरानी धारणाएं चली आ रही थी, अब वो बिल्कुल टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं। अब शहरी क्षेत्रों में ये कोई मायना नहीं रखता। आप कभी अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई तुम क्या हो क्या नहीं हो, आप सड़क पे चल रहे होते हैं, देखते हैं कि अरे ये मेरे को छू ना जाए, कभी देखते हैं। जब खाना खा रहे होते हैं तो बगल की मेज में कोई SC बैठा है, ST बैठा है, कि मुसलमान बैठा है, आप कभी देखते हैं? कभी नहीं देखते अभी तक। लेकिन जातियां, जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, ये गायब नहीं हुई है, अभी तक विद्यमान है, लेकिन हमने इस पे पार पाया है और काफी अच्छी सिचुएशन है। तो कुछ चीजें इसमें जरूर बताना चाहूंगा मैं कि संविधान में किसी भी तरीके से अगर जातिगत भेदभाव होता है वो बिल्कुल निषेध किया गया है। इसका मतलब कानून के तौर पर अगर आपसे कोई भेदभाव करता है जाति के नाम पे तो बिल्कुल ये निषेध है। और इसके अलावा अभी भी देखा गया है कि जो ज्यादातर लोग, जैसे मैंने बताया था, कोई भी मुसलमान हिंदू के घर में शादी नहीं कर रहा, कोई भी जो ब्राह्मण है वो दलित से शादी नहीं कर रहा। तो ये आज भी कबीले में लोग जातियों में शादी कर रहे हैं, यानी कि अभी भी संवैधानिक प्रावधान है, लॉज है, रूल्स है, उसके बावजूद भी ये जो छुआछूत की प्रथा है, अनटचेबिलिटी, ये अभी भी, अगर आप इंटीरियर्स में चले जाएं तो अभी भी विद्यमान है। तो जिन जातियों से पहले, जिन जातियां जो पहले पढ़ी लिखी थी, अच्छे लेवल पे थी, अमीर थी, शिक्षा में पकड़ थी, वो आज भी ऊपर है। आज भी आधुनिक शिक्षा में वही जातियां आपको दिखाई देंगी, और जो जातियां बेचारी पीछे थी, उनको वंचित रखा गया था, दबा के रखा गया था, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था, उनको कुछ काम स्पेशली बिल्कुल पॉइंटेड कर दिए गए थे कि कचरा साफ करना तुम्हारा काम है, गंदा उठाना तुम्हारा काम है, वो आज भी वही कर रहे हैं। ऐसे कई जगह अभी भी विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सबको चेंज करना है, आप एक अच्छे नागरिक बनिएगा। अब राजनीति में जाति जब आती है, क्योंकि लोग देखिए जैसे धर्म की बात करते हैं कि देखो आपका धर्म खतरे में है, दूसरा धर्म ये कर देगा, ऐसी राजनीति में जाति भी आती है। लोग जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, जो जाति के नाम पे फैलाते हैं चीजें। जैसा हमने सांप्रदायिकता में देखा कि जातिवाद में भी इसी तरीके से है कि जातिवाद में लोग ये समझते हैं कि जाति ही सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है। जब धर्म को हम आधार मानने लगते हैं तब हमारी सांप्रदायिकता होती है, और जब हम केवल जाति को मानने लगते हैं कि जो समुदाय है वो जातियों में बटी है, यही एकमात्र आधार है सोशल डिवीजन का, तो फिर राजनीति में जाति आती है, इसे हम जातिवाद कहते हैं। तो जाति हमारे अनुभव का जो एक पहलू के है, लेकिन एकमात्र प्रासंगिक या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हैं बहुत अच्छी बात है, अगर मैं दलित हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम केवल ब्राह्मण और दलित नहीं है, हम इसके अलावा बहुत ज्यादा चीज है। तो राजनीति में जाति जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के रूप लेती है। कैसे लेती है देखिए, पहले जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उतारती है तो किसको उतारती है? वो ये इस तरीके से उतारती हैं कि ये जो क्षेत्र है ये दलितों का क्षेत्र है, इसमें दलित उतारिए। ये जो है ये भूमिहारों का क्षेत्र है,
यहाँ पर उतार दीजिए। यानी वो बिल्कुल ध्यान में रखती हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं कि वहां उस आदमी को उतारा जाए जहां पर वो जीतने की संभावना है। एक जातिगत असमानता के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये जो गरीबी रेखा में नीचे वाले से जीने वाले जो लोग हैं उसमें अभी भी जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग मुसलमानों की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अभी भी कम है, बहुत हालत उनकी खराब है। अगर जो अगड़ी जातियां वो आज भी आगे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज हो रही है। जो ऊंची है या नीची जाति है जो उसमें काफी बदलाव आया है। अगड़ी पिछड़ी अब इसमें बहुत कम डिफरेंस रह गया है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि चीजें हैं। तो मैं बात कर रहा था राजनीतिक पार्टियों की। राजनीतिक पार्टी और जो उम्मीदवार है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई हमें समर्थन चाहिए, तो वो अब यहाँ पर उकसाते हैं किस नाम पे, जाति के नाम पे, कि देखो भाई मैं ब्राह्मण हूं, आप लोग भी ब्राह्मण हैं, आप मुझे वोट दीजिए, राइट। तो अब यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। अब देखिए सब वोट दे सकते हैं, हर व्यक्ति एक वोट दे सकता है। तो अब राजनीतिक दल बिल्कुल विवश हो गए हैं कि अगर समर्थन पाना है तो सबका पाना पड़ेगा, मोस्टली सबका सब पाना पड़ेगा। यानी अगर आपने अभी इसको छोटा मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में गए, आपने कहा ब्राह्मण मुझे वोट दे दो, अब ब्राह्मण इतने हैं या फिर चलिए इतने हैं, अब इनके वोट भी तो बट रहे होंगे कहीं पे। आप जैसे ब्राह्मण है तो जैसे बीजेपी ने ब्राह्मण को खड़ा किया तो कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने एक ब्राह्मण, और फिर सीपीआई ने भी खड़ा कर दिया, एक और ब्राह्मण हो गए, तो ये ब्राह्मणों का वोट तो बढ़ गया, कुछ ना कुछ तो बटेगा। तो इनको अगर जीतना है तो इनको बाकियों का भी वोट पाना पड़ेगा, केवल इन्हीं के ब्राह्मणों के वोट से ये नहीं जीत पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो कई बार ये धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं है कि बस किसी तरीके से जातिगत राजनीति की जाए और हम जीत जाएंगे। तो मैं फिर से बताता हूं कि किसी भी देश के किसी भी भाग में संसदीय चुनाव क्षेत्र कुछ इस तरीके से नहीं है कि जहां पर एक जाति का बहुमत हो। इसलिए हर पार्टी को या कि उसके उम्मीदवार को अगर जीतना है तो एक जाति के नाम पे वो नहीं जीत सकता, उसको किसी न किसी और का पार्ट चाहिए, वोट उसको चाहिए होंगे, राइट। अगर कोई मुसलमान खड़े हो गए तो मुसलमान जो है वो केवल कहें कि भाई ये मुसलमान का क्षेत्र है और उन्होंने कहा कि हमको वोट दे दीजिए आप, ऐसा नहीं हो पाएगा। उनको बाकी जो जाति है उनका भी चाहिए होगा। मतलब यहाँ तो मुसलमान सांप्रदायिक वाली बात कर दी मैंने। अगर मान लीजिए कि किसी जाति के बारे में बात करें तो मान लीजिए ये पिछड़ी जाति के हैं, तो पिछड़ी जाति के नाम पे भी नहीं जीत पाएंगे, इनको कहीं ना कहीं ओबीसी का वोट चाहिए, कहीं ना कहीं और लोगों का वोट चाहिए होगा। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि अकेले एक उम्मीदवार केवल एक ही जाति के नाम पे वोट मांग के नहीं जीत सकता। कोई भी पार्टी किसी एक जातीय समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती, कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आपने कह दिया मेरा वोट बैंक है, अगर कोई उम्मीदवार समझ रहा है मेरा वोट बैंक है, तो भाई ये जरूर है कि हाँ ज्यादातर लोग वोट उसे देंगे, ये तो जरूर है कि भाई अगर कोई एक भूमिहार है और यहाँ पर भूमिहार जितने होते हैं मोस्टली लोग सोचेंगे कि भूमिहार को दे दिया जाए, ये बड़ा नेचुरल है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोग का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों में वही काम करते हैं कि वो अपने अपने उम्मीदवार उसी पक्ष को उतार देते हैं। जैसे मैंने बताया बीजेपी भी यहाँ पर उतार देगी ब्राह्मण को, कांग्रेस भी उतार देगी, सीपीआई भी उतार देगी, और भी लोग उतार देंगे। तो हमारे देश में जो सत्तारूढ़ दल है वर्तमान सांसदों और विधायकों में आप देखिए कि जो करीबन 200 से अधिक, मतलब 545 के करीबन, या एक अंदाजा बता रहा हूं, इतनी संख्या है लोकसभा में, 200 हमेशा हार जाते हैं, 200 से ज्यादा हार जाते हैं। विधानसभा में भी ऐसा है। अगर मान लीजिए आपका वोट बैंक बना हुआ है तो आप हार क्यों जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जातिगत राजनीति हमेशा नहीं चलती। तो एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण में अमीर भी होंगे, ब्राह्मण में गरीब भी होंगे, तो ये लोग, ये ब्राह्मण साहब है, ये लोग हो सकता है इसको दे, ये किसी और को दे दें। यानी सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की जो राय है, नेताओं की जो लोकप्रियता है, वो भी बहुत निर्णायक होती है। आप देखिएगा कोई हीरो जीत जाता है, कोई क्रिकेटर जीत जाता है, कोई ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग जीत जाते हैं। वो इसलिए जीत जाते हैं कि लोकप्रियता होती है। कई ऐसा आदमी है जो बहुत ज्यादा काम किया है जिसने, वो जीत जाता है। तो जाति के अंदर राजनीति होती है। जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि जो सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है,
सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, जो जाति है वो भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। केवल ये नहीं कह सकते यार कि पॉलिटिशियन है वो जाति की बात करता है, ये नहीं है। जो जाति है वो भी पॉलिटिक्स खेल जाती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, कैसे समझिएगा, हर जाति जो है वो चाहती है कि हम सबसे बड़े जाति बन जाए। सो पहले वो अपने समूह के जो छोटी छोटी जातियां हैं या उपजातियां हैं उनको छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती हैं या उन्हें साथ ले आने की कोशिश करती हैं। पहली चीज ये करेंगे क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वो ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों के या समुदायों को साथ में लेने की कोशिश करती है। इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। अब देखिए, एक साहब है जो मुस्लिम है, वो कहेंगे कि भाई हमको सारे मुस्लिमों से कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, ठीक। अब ये केवल मुस्लिम के वोट से तो जीत नहीं सकते, जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी कि भाई मुस्लिम भी तो अलग अलग वोट देंगे, बाकी कैंडिडेट भी तो खड़े होंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि मुस्लिम और दलित का नाम ले लेंगे। तो मुस्लिम और दलित का नाम लेंगे तो फिर ये इनके साथ इन्होंने मुस्लिम तो लाया ही, साथ में दलित का भी नाम ले लेंगे। तो यहाँ पर अब जातिगत राजनीति में मतलब राजनीति में जाति तो थी, अब जातिग्रस्त हो गई राजनीति भी। तो राजनीति में नए किस्म की जातिगत गुटबंदी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा, यानी कि मुस्लिम और दलित तो सबको मिला दिया गया, बोले ये तो पिछड़े हैं। और अगड़े में आपने कहा कि जो ब्राह्मण्स है वो या जो ऊंची जाति है वो अगड़े हुए, इस तरीके से चीज आ गई है। दुनिया भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट पाने के लिए, ऐसा नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है, वो सामाजिक समूह और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। अब ट्रम्प साहब है, अभी ट्रम्प जो है यूएसए के प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा कि जब मैं जीतूंगा तो ये मैक्सिकन्स को और मुसलमानों को बिल्कुल यहाँ से बाहर कर दूंगा, देश से बाहर कर दूंगा। मैक्सिको वालों की एंट्री खत्म, मुस्लिमों की एंट्री खत्म, मैक्सिको के लिए मैं ग्रेट वॉल बना दूंगा। तो इन्होंने भी तो जातिगत या फिर कहे जो रेस है उसके प्रति बात की। तो हमारे देश में नहीं, हर जगह यही हो रहा है, गोलबंद करने का प्रयास करती है कि किसी तरीके से हमें वोट मिले, हम किसी न किसी का नाम लेके दूसरे को अपनी तरफ करें। तो जो पिछड़े या कहे दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति इस तरीके से पैदा होती है कि जातिगत राजनीति में ये होता है। जो पार्टियां हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, जो जातियों के खिलाफ भेदभाव करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, जमीन जायदाद और बाकी अवसर उपलब्ध कराने के लिए बाकी लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। यानी कि ये जो भेदभाव हो रहा है भाई कि जातिग्रस्त या फिर जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे, ये सब भेदभाव खत्म हो, इसके लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है, अच्छी नहीं है। ना संप्रदाय, ना जाति, ना लिंग। अगर हम संप्रदाय, जाति और लिंग इनको लेके राजनीति करेंगे, लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये सब चीजें जरूरी है, बाकी सब बेमानी है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।